प्रैक्टिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं दिल्ली से जनाब प्रखर श्रीवास्तव जी। प्रखर साहब जो हैं कैपिटल टीवी के साथ काम करते हैं, इससे पहले मेन स्ट्रीम चैनल्स के साथ काम कर चुके हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि ये हमेशा रेफरेंसेस के साथ बात करते हैं, एविडेंस के साथ बात करते हैं। आज मैं इनसे गांधी जी के बारे में गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। प्रखर जी, पाकिस्तान में बहुत ही सोग मनाया गया था जब गांधी जी की हत्या हुई, जब उनका मर्डर हुआ। तो मुस्लिम लीग ने भी अपनी ब्रांचेस से कहा था, फ्रीडम एट मिडनाइट में ये डिटेल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ जो ब्रांचेस थी उनकी मुख्तलिफ शहरों में, उनको कहा गया कि आप लोग उनके सोग में कमेमोरेटिव मीटिंग्स करें, क्योंकि एक दोस्त, पाकिस्तान के एक दोस्त को कत्ल कर दिया गया है। लेकिन बाद में जो है हमारी जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स खास तौर पे, उनमें गांधी की पिक्चर बहुत ही नेगेटिव पेंट की जाती रही, अब तक है। और अगरचे हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जी ये इंडिया जो है वो गांधी का और नेहरू का इंडिया नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में गांधी और नेहरू और कांग्रेस के खिलाफ काफी नफरत पाई जाती है। तो क्या वजह है कि उस वक्त जो था गांधी के मर्डर पे पाकिस्तान में रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था, और ये भी मैंने पढ़ा है कि इंडिया के मुसलमानों ने भी उसका बहुत सोग मनाया था। तो क्या वजूहात थी वो? देखिए, गांधी जब अपने अंतिम समय में थे और जब उनकी हत्या हुई, तो उस वक्त वो जिस मिशन में लगे हुए थे, जो मिशन वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मिशन था, और उससे ज्यादा बढ़कर वो मिशन जो था वो मुसलमानों की हिफाजत, मुसलमानों की सिक्योरिटी, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए गांधी ने पूरे देश में चलाया था। और उनकी हत्या की एक बहुत बड़ी वजह यही थी। मतलब उसको कई लोग कहते हैं कि गांधी उस दौर में बहुत आगे जाकर मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे थे और मुसलमानों की हिफाजत को लेकर बहुत चिंतित और परेशान थे। तो उस दौर में उन्होंने जो एक काम किया था, जो सबसे कंट्रोवर्शियल उनकी लाइफ का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसमें सबसे कंट्रोवर्शियल जो चैप्टर है उसमें से एक है जो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला। तो उसको लेकर हिस्टोरियंस में अलग अलग तरह के मतभेद हैं। गांधी ने जब तक लास्ट फास्ट किया था, फास्ट एंड टू डेथ, वो उन्होंने कुछ लोगों का मानना है कि वो उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए किया था। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि उनके फास्ट की जो शर्तें रखी थी उसके अंदर कहीं भी 55 करोड़ रुपए का जिक्र नहीं था पाकिस्तान को देने का। लेकिन मेरे रिसर्च के आधार पे, जितना भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो भी मैंने इस पे अध्ययन किया, उसके आधार पर मेरा ये मानना है, और मेरे ही अलावा बहुत से लोग भी इस बात को मानते हैं, कि गांधी का जो लास्ट फास्ट था वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए भी था। मतलब उसकी शर्तें तो ये थी कि मुसलमानों को हिफाजत दी जाए, मस्जिदों जो टूट गई थी उनको फिर से बनाया जाए, वो हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें एक हिडन एजेंडा जो था उनके आखिरी फास्ट का, वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का था। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि 55 करोड़ रुपए का हिसाब क्या था। जो भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो रिजर्व बैंक में जो हमारा भारत और पाकिस्तान दोनों का जो हिस्सा था, 375 करोड़ रुपीज उसमें बचा था। तो उसमें पाकिस्तान के हिस्से 75 करोड़ रुपीज आए थे। तो पहले 20 करोड़ की पहली किस्त जो थी वो तो पाकिस्तान जैसे ही बना तो उसको दे दी गई। वो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान के बाकी थे। लेकिन क्या हुआ कि अक्टूबर में कश्मीर पे अटैक हो जाता है, जो कबायली अटैक करते हैं, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासकर उसमें जो सरदार पटेल जो सब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उनका ये मानना था कि अगर हमने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को इस वक्त दे दिए, तो ये जो पैसा है ये काम आएगा कश्मीर में वॉर में, जो इंडिया के लिए मुश्किल हालात बना सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो पैसा रोक लिया। उसको लेकर पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, गुलाम मोहम्मद, और सरदार पटेल और नेहरू गवर्नमेंट के बीच में काफी बहस और बहुत सारी चीजें हुई। फिर 12 जनवरी को, मतलब आप अब एक एक डेट को हमें बहुत ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के लिए गांधी ने क्या किया था, ये पाकिस्तान के लोगों को मालूम होना चाहिए। तो 12 जनवरी को एक 12 पन्ने का बयान जारी किया सरदार पटेल ने, और उसमें कहा कि हम ये 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे जब तक कि कश्मीर का मामला सेटल नहीं हो जाता। तो 12 जनवरी 1948 को ये तय हो गया कि भारत जो है अभी हाल फिलहाल कोई 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को नहीं देने वाला है। और इसी शाम गांधी अपनी जो प्रेयर मीटिंग, हर शाम को प्रेयर मीटिंग करते थे बिरला भवन दिल्ली में, उसमें वो ये कहते हैं कि कल से मैं आमरण अनशन कर रहा हूं, फास्ट अनटू डेथ। तो वो
आमरण अनशन का ऐलान कर देते हैं। अब ये टाइमिंग देखिएगा, मतलब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मना करती है कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को नहीं देंगे, और गांधी उसी शाम को अनशन का ऐलान कर देते हैं। उसके बाद वो अ, अगले दिन जो अपने भाषण देते हैं उसके अंदर 55 करोड़ का जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि गांधी ने जब ये अपना फास्ट शुरू किया था, तब दिल्ली में उस तरह के दंगा फसाद नहीं हो रहे थे। मतलब दिल्ली की स्थिति करीब करीब ठीक हो गई थी। मतलब माहौल में तनाव था, छुटपुट एक दो घटनाएं होती थी, खासकर मकानों के कब्जों को लेकर लड़ाई वड़ाई होती थी, लेकिन कोई ऐसी बहुत हत्याएं या ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो आखिर अनशन की जरूरत क्यों पड़ी गांधी को? तो ये जो टाइमिंग है, ये सिर्फ पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ये दबाव बनाना है कि आप ये 55 करोड़ रुपए दें। और ये गांधी के मन में क्यों आया? असल में 6 जनवरी को गांधी और माउंटबेटन की एक मुलाकात हुई थी। तो माउंटबेटन ने ये गांधी के साथ, माउंटबेटन भी चाहते थे कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देना चाहिए। तो उन्होंने गांधी को ये कहा कि देखिए, ये 55 करोड़ रुपए जो इंडिया पाकिस्तान को नहीं दे रहा है, इससे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की जो इमेज है वो खराब हो रही है। तो गांधी के मन में कहीं ये बात बात बैठ गई कि ये पाकिस्तान का हक बनता है, 55 करोड़ रुपए तो देना चाहिए। तो लिहाजा जो उनका हिडन एजेंडा था उनके लास्ट पास्ट का, वो 55 करोड़ रुपए था पाकिस्तान को देने का। और बाद में जो अनशन के दौरान उन्होंने जो अपने भाषण दिए प्रार्थना सभा में, प्रेयर मीटिंग्स में, उसमें कई बार इशारों इशारों में इस बात का जिक्र भी किया। अब इसमें देखिए, टाइमिंग आपको फिर एक बार ध्यान देना चाहिए कि 13 जनवरी को अनशन शुरू करते हैं और 14 जनवरी को गांधी जी का जो बिस्तर था, जहां पे गांधी जी आराम करते थे, लेटते थे, वो दोपहर, ठंड का दिन था तो दोपहर में वो बिरला भवन के पार्क में जो गार्डन था उसमें लेटते थे और धूप सेकते थे। तो उसके आसपास कुर्सियां लगा के कैबिनेट की बैठक हुई। भारत के इतिहास में इकलौता ऐसा उदाहरण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट की बैठक एक खुले मैदान में एक व्यक्ति के बिस्तर के आसपास हो रही है। और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि हम पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हथियार डाल दिए गांधी के सामने। तो सवाल ये उठता है कि अगर 55 करोड़ रुपए गांधी के दबाव में नहीं देने का फैसला लेने देने का फैसला लिया गया, तो बैठक वहीं पे क्यों की गई, बिस्तर के पास ही, गांधी के सामने क्यों की गई? क्योंकि उनको लगता था कि गांधी इसीलिए अनशन पर बैठे हैं, इसलिए फास्ट कर रहे हैं कि 55 करोड़ रुपए दिए जाएं, इसलिए वहां पर बैठक की और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला हो गया। अब उस फैसले के बाद जो 15 जनवरी को जो ऐलान कर दिया गवर्नमेंट ने कि हम पाकिस्तान को ये पैसा, उसका बकाया पैसा देंगे, तो इस बयान में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था इस फैसले के बारे में बताते हुए, उसमें लिखा हुआ था कि गांधी जी की जान बचाने के लिए ये हम फैसला ले रहे हैं। नेहरू ने जो उस दिन स्टेटमेंट दिया, उसमें उसमें भी गांधी जी के अनशन का जिक्र किया कि हम उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। तो बाकी लोग तो मान रहे थे कि हम दे रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोग इस बात को डिनाई करते हैं। गांधी के जो समर्थक है भारत में भी, और शायद पाकिस्तान में भी उस तरह के लोग होंगे जो कहते होंगे नहीं, इसका आखिरी फास्ट का कोई 55 करोड़ रुपए से संबंध था। गांधी के आखिरी फास्ट का जो पूरा संबंध जो था वो सिर्फ 55 करोड़ रुपए के लिए था। और आपने जो एक बात कही, मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पढ़ाई नहीं जाती होगी। और आपने हमको जिक्र छेड़ दिया कि गांधी के मरने के बाद किस तरह से वहां पे शोक मनाया गया था। लेकिन मैं यहाँ पे और थोड़ी सी जानकारी को और बढ़ाना चाहता हूँ कि गांधी के मरने के बाद शोक नहीं, ना केवल शोक जताया गया होगा, बल्कि गांधी ने जब अनशन शुरू किया तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। क्योंकि पाकिस्तान के लोग ये जान रहे थे कि इस अनशन की दो वजह है। मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी पाकिस्तान की उस वक्त की, वो जानती थी कि दो वजह है, एक तो हमें 55 करोड़ रुपए देना चाहता है इंसान, और दूसरा ये इंसान जो है वो मुसलमानों की रक्षा के लिए वहां पर फास्ट कर रहा है। तो अब आप देखिए कि जो पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनका नाम मैंने लिया गुलाम मोहम्मद, तो जब पैसे पाकिस्तान को देने का फैसला हो गया तो उन्होंने इसके लिए गांधी को शुक्रिया अदा करा। तो गांधी को क्यों शुक्रिया अदा करा गुलाम मोहम्मद साहब ने? मतलब वो मान रहे थे कि गांधी की बदौलत ये पैसा मिला है। अब मैं आपको एक जगह एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। पाकिस्तान के जो पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, राजा गजनफर अली, उन्होंने गांधी की तारीफ में एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने कहा, और यहाँ सबसे मजेदार मैं एग्जांपल देना चाहूंगा फिरोज खान नून साहब का। मतलब फिरोज खान नून जो कभी कहते थे डायरेक्ट एक्शन डे के पहले, उन्होंने कहा था कि हम चंगेज और हलाकू खान के वंशज हैं और हम खून के दरिया बहा देंगे अगर पाकिस्तान हमको नहीं मिला तो उस आदमी ने गांधी की शान में जब कहा, जब गांधी अपने लास्ट फास्ट कर रहे थे और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपीस मिल गए, तो उन्होंने कहा कि जो मजहबों को बनाने वाले लोगों को अगर हटा दिया जाए तो पूरी इंसानी दुनिया में गांधी से बड़ा इंसान कोई नहीं। ये फिरोज खान नून साहब के शब्द हैं। तो गांधी के लिए इस तरह की हो रही। जब एक मियां मुमताज दौलताना थे, जो आपके पंजाब की बात के बाद में सीएम बने,
उन्होंने पंजाब विधानसभा में, उस समय जो पाकिस्तान का पंजाब था, उसकी विधानसभा में गांधी जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। तो उस दौर में पाकिस्तान के लोग लोग भी ये जान रहे थे कि गांधी की बदौलत हमको 55 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये और बात है कि गांधी के पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में गांधी को चालाक बनिया, चालाक हिंदू, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फैक्ट यही है। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपने कहा जो मुस्लिम लीग ने गांधी के लिए शोक सभाएं वहां पर रखवाई थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जो रिएक्शन था गांधी की डेथ के बाद, वो बहुत सम्मानजनक नहीं था। जिन्ना ने कहा था कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा नेता इस दुनिया से चला गया है। तो गांधी कोई अकेले हिंदुओं के नेता नहीं थे। गांधी उस दौर में मुसलमानों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे, और जिन्ना साहब को उनका उतना लिहाज रखना चाहिए था, कम से कम उनके मरने के बाद तो। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी जो उनके रिएक्शन जो था गांधी की डेथ के बाद ऑफिशियल, वो उसमें कामयाब नहीं रहे गांधी को वो सम्मान रिस्पेक्ट देने में। अच्छा, प्रखर जी, आपने जो फिरोज खान नून की बात की, जी। उन्होंने कब कहाँ गांधी की तारीफ की? क्या उनकी किसी बुक में है या कोई स्टेटमेंट थी? मेरे इस बुक सेल पे एक बुक रखी हुई है, प्यारेलाल नैयर साहब हैं। प्यारेलाल नैयर जो थे वो महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, और आखिरी समय में उनके बहुत क्लोज थे, हर मीटिंग में साथ में रहते थे। तो जी। उन्होंने एक फिरोज खान नून की किसी स्पीच का उस दौर में का हवाला दिया। तो मैंने जो कोट किया है वो प्यारेलाल नैयर की बुक से, उनका जो लास्ट फेज गांधी जो उन्होंने लिखी है, गांधी के ऊपर बुक, जिसको गांधी पूर्णाहुति हिंदी के अंदर है, उसके जो 4th वॉल्यूम है, उसके अंदर उन्होंने फिरोज खान नून साहब को कोट किया है। और मैं आपको भी इस इंटरव्यू के बाद मैं आपको बता भी दूंगा कि वो किस पेज नंबर पे है, और वो उन्होंने किस इंटरव्यू को वहां पे या किसी स्पीच को कहा अच्छा, कोट किया। प्रखर जी, गांधी जी जो हैं, जो मुस्लिम रेफ्यूजीज थे दिल्ली के, वो पनाह उन्होंने ली हुई थी पुराना किला में। हम्म। वहां पे भी वो गए थे, तो वो वहां पे गंदगी देख के बहुत परेशान हुए थे। वो क्या किस्सा है? सर, ऐसे तो किस्सों की बहुत भरमार है। दिल्ली में जब दंगा हुआ, थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कि दिल्ली में दंगे आज़ादी के बाद हुए थे। तो और उसकी वजह ये भी थी कि दिल्ली एक बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और दिल्ली की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो प्रो पाकिस्तानी मानी जाती थी, कि पाकिस्तान मूवमेंट में उसने अपना बड़ा रोल निभाया था। और इस तरह की खबरें बीच में आ रही थी कि जो दिल्ली के मुसलमान हैं वो रिवोल्ट कर सकते हैं, और एक बड़ा दंगा फसाद हो सकता है। तो कई मुस्लिम इलाकों में हथियार मिले थे, इवन फैक्ट्रीज मिली थी, जो लोगों के जो गैराज वगैरह उस समय मैकेनिक वगैरह होते थे, मुस्लिम मैकेनिक, उन लोगों ने अपने गैराज के अंदर कारखाने बना लिए थे हथियार वगैरह बनाने के। तो बड़ी तादाद में हथियार मिल रहे थे, और इसी वजह से दंगा फूट पड़ा, और वो हिंदू मुस्लिम दंगे की शक्ल में फैल गया। तो गांधी सितंबर फर्स्ट वीक में दंगा अपने 3 सितंबर के आसपास दंगा अपने उफान पे आ गया, और इसी बीच गांधी दिल्ली पहुंचे। तो जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में 2 तरह के रिफ्यूजी कैंप थे, बहुत कम लोगों को जानकारी है। एक तो रिफ्यूजी वो थे जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिख थे, जो दिल्ली आ गए थे, तो उनके लिए रिफ्यूजी कैंप बनाए गए थे। जब दिल्ली में दंगा हुआ तो जो मुस्लिम रहते थे, जो हिंदू इलाकों के जो मुस्लिम थे, उन पर जब अटैक हुए तो वो डर के वो लोग भी अपने घर छोड़ के चले गए। तो पुराना किला में एक मुस्लिम कैंप बनाया गया, जहाँ पे करीब 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान वहां पर रहते थे। तो गांधी जब दिल्ली आए तो गांधी पुराना किला है, वहां पे मुस्लिम कैंप में गए। जब मुस्लिम कैंप में गए तो पहला तो उनका रिएक्शन बड़ा खतरनाक सामना हुआ। गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई, और गांधी को मुसलमानों की भीड़ ने घेर लिया, और उस, उस तरह का एक माहौल बना। खैर फिर गांधी ने उनको समझाया, भाषण दिया, उनका भरोसा जीता। और फिर जब कैंप का दौरा किया तो वहां पर बेहद गंदगी थी, और मतलब टॉयलेट्स मतलब भरे हुए थे, और मतलब हर तरफ बड़ा बुरा आलम था। और गांधी के बारे में कहते हैं कि सफाई को लेकर बहुत संजीदा रहते थे वो, इसलिए भारत का जो भी वर्तमान में जो स्वच्छता अभियान मोदी सरकार चला रही है, उसका भी सिंबल जो है, उसका लोगो जो है, उसमें गांधी का चश्मा बना हुआ है। तो वो सफाई को लेकर बड़े संजीदा रहते थे। तो जब उन्होंने वो गंदगी देखी तो वो एकदम नाराज हो गए। तो अगले दिन उन्होंने प्रार्थना सभा में कहा कि ये जो कैंप के बाहर, मुस्लिम कैंप के बाहर जो इंडियन पुलिस और इंडियन आर्मी तैनात है, ये कैसे गोली चलाने के लिए तैनात है, कि अगर कैंप में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसी को कंट्रोल करने के लिए तैनात है। इनको इन टॉयलेट्स की सफाई क्यों नहीं करना चाहिए? इनके हाथ में बंदूक नहीं होना चाहिए, इनके हाथ में फावड़े होना चाहिए, जो वहां की गंदगी को उठा के साफ करें। तो गांधी का कहना था कि मुस्लिम कैंप की जो सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं, सिक्योरिटी लगी हुई है, उसको वहां पे सफाई करना चाहिए। अगर गांधी यही बात हिंदू कैंप के लिए भी कहते तो लिहाजा इसमें कोई विवाद की बात नहीं थी। लेकिन जब गांधी हिंदू कैंप में गए तो वहां पर उतनी गंदगी नहीं थी। अब उसकी क्या वजह, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, ना मैं उसका वजह बता सकता हूँ।
और गांधी ने कहा कि वहां इतनी गंदगी नहीं थी हिंदू कैंप में, लेकिन वहां भी जो थोड़ी बहुत गंदगी है वो हिंदू लोगों को जो कैंप जो आए हैं पाकिस्तान से, उनको साफ सफाई करना चाहिए। उन्हें कोई सफाई कर्मचारी नहीं मिलेगा, आपको यहाँ खाना मिलेगा, आपको यहाँ नौकरी मिलेगी, सब मिलेगी, लेकिन सफाई आपको खुद करनी पड़ेगी। तो उनके दो अलग अलग सोच थी, मतलब मुस्लिम्स को लेकर उनके मन में जो आखिरी दौर में बहुत ज्यादा पीड़ा, वो हर समय अपना दर्द महसूस करते थे। मतलब उनका आखिरी समय जब मतलब उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो मुस्लिम अपीजमेंट में इतना आगे बढ़ गए थे कि वो आखिरी दौर में इस तरह के बयानात देते थे, शायद पाकिस्तान में उनसे पढ़ाए नहीं जाते होंगे, कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो दिल्ली दंगों की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने जो है हिंदू और सिखों पर डाल दी थी। जबकि ऐसा नहीं था कि दंगा कोई एक तरफा हो रहा था, दंगों की शुरुआत मुस्लिम पक्ष से हुई थी वो, लेकिन गांधी ने हर समय हिंदू और सिखों को दोष दिया। और उन्होंने मतलब इस तरह के हिंदू जो रिफ्यूजी आए थे उनके लिए कई बार बड़े कठोर हो जाते थे, वो बड़ा हार्श हो जाते थे। उन्होंने कहा कि जब से हिंदू और सिख पाकिस्तान से आए हैं दिल्ली में, तब से दिल्ली में शराब की बिक्री बढ़ गई है। मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि शराबी लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं लोग। फिर उन्होंने एक बार कहा कि ये तांगों के अंदर चलते हैं और तांगे वालों को आधा के, अब भाई लुट के आए थे हिंदू रिफ्यूजी वहां से, पैसा तो उनके पास होता नहीं था, तो वो मोल भाव करते थे तांगे वालों से। तो गांधी ने कहा ये मोल भाव क्यों करते तांगे वालों से आप लोग? अगर आपके पास पैसा नहीं है तांगे में चलने का तो पैदल चलिए, भगवान ने दो पैर दिए हैं आपको, आप पैदल क्यों नहीं चलते? फिर किराने की दुकान पे जो मोल भाव करते थे राशन खरीदने के लिए हिंदुओं से, उसको लेकर गांधी ने उनको डांटा कि आप मोल भाव क्यों करते हैं, आपको क्या, आप पैसा नहीं है तो मत लीजिए आप अनाज, उतना जितना जितना है। तो वो कई बार बड़े हार्श होते थे हिंदू शरणार्थियों के लिए। और वहीं मुस्लिम फ्यूजी और मुस्लिम जो उस समय के लोग थे दिल्ली के, उनके लिए उनके मन में बड़ी संवेदनाएं थी, बड़ी फीलिंग्स थी। और उसकी एक वजह ये भी थी कि जो उस समय जो जमात इस्लामी और इस तरह के जो नेता थे जो भारत में रह गए थे, जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट का विरोध भी किया था, वो गांधी के आसपास उन्होंने कोठरी बना ली थी। वो गांधी के अंदर, मतलब रोज सुबह दिल्ली के 10-12 मौलाना उनके पास पहुंच जाते थे और उनको एक किस्से कहानियां बताना शुरू कर देते कि फला जगह पे इतने मुसलमान मर गए, फला जगह पे इतने मुसलमान मर गए। दंगा हुआ था, लेकिन सितंबर के लास्ट तक दंगा रुक गया था। अक्टूबर तक दिल्ली की स्थिति में तनाव था, टेंशन था, लेकिन उस तरह का दंगा नहीं था। लेकिन गांधी को यही बार बार ब्रीफ किया जाता था कि ये दंगा हो रहा है, ये दंगा हो रहा है। सबसे दर्दनाक किस्सा जो है, जो सबसे ज्यादा विवाद जो उस वक्त हुआ, वो मकानों को लेकर हुआ। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं उस किस्से को यहाँ पे बताना चाहूंगा। असल में क्या हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जैसे आप भी इस बारे में जानते होंगे, कि जो घर हिंदुओं के खाली रह गए थे पाकिस्तान में, कराची में, चाहे लाहौर में, चाहे और दूसरी जगहों पे, वो यहाँ से गए जो मुसलमान पाकिस्तान पहुंचे थे, उनको वो दे दिए गए। उसी तरह से जो भारत में मुसलमानों ने घर खाली किए थे, वो घर हिंदू रिफ्यूजीज को दिए जाने चाहिए थे। लेकिन गांधी ने इस पॉलिसी में अड़ंगा डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो मुस्लिम्स के घर खाली हैं, ये डर कर पाकिस्तान गए अभी दंगों की वजह से, ये एक दिन वापस लौटेंगे, तो जब तक ये आते नहीं है तब तक इनके घर किसी को ना दिए जाए, यहाँ पे सिक्योरिटी बिठा दी जाए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, न पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो उस समय इतना, दोनों मुल्क नए नए आजाद हुए थे, दोनों की स्थिति खराब थी, कोई पैसे की तंगी थी, एक्सपीरियंस नहीं था नेताओं के पास। तो उस स्थिति में यही सबसे अच्छा फॉर्मूला था उनके लिए कि भाई जो घर खाली हो गए छोड़कर जाने वाले लोगों की वजह से, वो वहां से आने वाले रिफ्यूजीज को दे दिए जाए। लेकिन गांधी ने वो मकान नहीं देने दी। अब उस समय क्या हुआ कि दिल्ली में उस साल बहुत भयंकर ठंड पड़ी, मतलब कहते हैं कि वो रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी दिल्ली में उस साल। तो सोचिए जो हिंदू रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए थे और सिख रिफ्यूजी आए थे, उनको कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता था, और मुसलमानों के घर इस देश में, इस दिल्ली में खाली पड़े हुए थे। लेकिन गांधी ने उसमें घुसने नहीं दिया। और कोई हिंदू अगर वहां पे जाके कब्जा भी कर लेता था तो वहां से उसको खींच के भगा दिया जाता था। कुछ कई ऐसी इलाके, मुस्लिम इलाके की मस्जिदें थी जो खाली हो गई थी, क्योंकि वहां के लोग कैंपों में या पाकिस्तान चले गए थे। तो रात में जब लोगों को ठंड पड़ी, और ठंड के साथ पानी भी बरस रहा था, उस दौर की पड़ी, उस साल की सर्दी की सबसे खतरनाक चीज ये थी कि भयंकर सर्दी के साथ साथ बरसात भी हो रही थी। तो मस्जिद के अंदर चले गए कुछ हिंदू शरणार्थी, वहां पे शरण ले ली उन लोगों ने, रिफ्यूजी ने। तो गांधी ने पटेल को बोला कि आप, सरदार पटेल को बोला कि आप ये खाली करवाइए। तो खींच खींच के उनको वहां से निकाला गया, उन मस्जिदों से। और तो एक बड़ा गांधी को लेकर उस दौर में जो रिफ्यूजी थे उनके अंदर बड़ा आक्रोश था। उनको लगता था कि यार हम अपना सब कुछ लुट पिट कर आ रहे हैं। और जैसा मैंने पिछली बार भी आपसे बातचीत में कहा था कि वो तो जिम्मेदार नहीं थे ना, अगर पार्टीशन हुआ तो ये तो नेताओं की जिम्मेदारी थी उस दौर के, गांधी, जिन्ना, नेहरू, पटेल, लियाकत अली।
उनकी क्या गलती थी? जो बंटवारे के शिकार हुए दोनों तरफ के लोग, मैं यहाँ के मुसलमानों को भी मानता हूँ, वहां के मुसलमानों को भी मानता हूँ, हिंदुओं को, हिंदू मुसलमान दोनों ने, सिखों ने लगातार फेस किया इस बंटवारे को। उनकी क्या गलती थी? तो जब उनको आप बंटवारा आप नहीं रोक पाए तो कम से कम उनको सुविधाएं तो दे सकते थे। लेकिन गांधी को मुस्लिम अपीजमेंट इस कदर उनके ऊपर हावी था, और उनको भारतीय मुसलमानों की इतनी चिंता थी कि वो एक तरफ से किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। अच्छा प्रखर जी, ये बताइएगा कि कलकत्ता में भी गांधी जी ने बहुत काम किया जब फसादात वहां हुए, और फसादात का जो स्टार्ट था वो तो 16 अगस्त 1946 को हो गया था, जब डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। और बहुत से लोग जो हैं वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। उनको कुछ लोग तो बुचर ऑफ बंगाल भी कहते हाँ, हैं, बंगाल का सही, बिल्कुल। कि वो चीफ मिनिस्टर थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते। तो वो क्या क्या थे हालात, और गांधी जी ने क्या उसमें रोल अदा किया? वैसे तो भारत में सभी लोग जानते हैं इस बारे में, क्योंकि ये वेल नोन फैक्ट है। लेकिन पाकिस्तान में कम लोग जानते होंगे कि जब भारत जिस दिन आजाद हुआ था तो गांधी दिल्ली में मौजूद नहीं थे, किसी जश्न में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। वो समय कलकत्ता में थे। हुआ ये था कि 9 अगस्त को वो कलकत्ता पहुंचे। तो उनका कलकत्ता में रुकने का प्लान नहीं था। वो था कि कलकत्ता 1-2 दिन रुकेंगे। वो जाने वाले थे नौआखली। तो नौआखली जो है वो अभी वर्तमान प्रेजेंट में बांग्लादेश के अंदर पड़ता है। लेकिन उस वक्त उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। तो वहां पे हिंदू पॉपुलेशन 80% हिंदू पॉपुलेशन थी, और 1 साल पहले वहां दंगा हो चुका था, एंटी हिंदू राइट्स हो चुके थे। तो गांधी नौआखली जाने वाले थे। लेकिन कलकत्ता में भी दंगे शुरू हो गए। अब कलकत्ता के जो हिंदू थे वो बदला लेना चाहते थे पिछले साल के डायरेक्ट एक्शन डे का, जो सोहरावर्दी ने 16 अगस्त 1946 को किया था। तो गांधी से सोहरावर्दी ने यह अपील करी कि आप जो है नौआखली ना जाएं, आप कलकत्ता में रुक जाएं, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान बिल्कुल महफूज नहीं है, और यहाँ पे मुसलमानों की जान संकट में है, मुश्किल में है। तो गांधी उनकी सलाह पर कलकत्ता में रुक गए। तो उन्होंने लेकिन सोहरावर्दी के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने शर्त ये रखी सोहरावर्दी से कि आप और मैं मिलकर दंगे रोकेंगे, और एक साथ रोकेंगे, और एक साथ रहेंगे। तो सोहरावर्दी ने बोला कि एक साथ रह लेंगे। बोला, गांधी ने कहा कि एक साथ रहने का मतलब है एक ही छत के नीचे रहेंगे हम दोनों। तो सोहरावर्दी चौंके। बोला कि मैं, एक कलकत्ता में एक मुस्लिम बहुल एरिया था, बेलिया घाट। तो वहां पे एक हैदरी मेंशन था, मुस्लिम फैमिली का घर था। वहां गांधी रुकने के लिए चले गए। बड़ा बुरा इलाका था, बहुत ही गंदगी, और बड़ा स्थितियां बड़ी विकट थी वहां की। तो और सोहरावर्दी तो बड़े रईस खानदान के आते थे, सूट टाई पहनने वाले थे। तो वो कहाँ ऐसी जगह पे रुकते। लेकिन गांधी की बात सोहरावर्दी को माननी पड़ी। तो 13 अगस्त को दोनों, गांधी और सोहरावर्दी, वहां पर शिफ्ट हो गए। वहीं पे आने वाले 15-20 दिन वहां पर रहे वो लोग। तो जब पहले दिन ही गए सोहरावर्दी, तो सोहरावर्दी के खिलाफ भयंकर नारेबाजी हुई और सब कुछ हुआ। तो वो उस दिन तो मामला सलट गया। फिर अगला दिन आया 14 अगस्त 1947, जो आप लोगों की आजादी का दिन है, पाकिस्तान की आजादी का दिन है। तो उस शाम गांधी जी प्रेयर मीटिंग में, बेलिया घाट का जो घर था हैदरी मेंशन, उसके बाहर वो प्रेयर मीटिंग में स्पीच दे रहे थे। तो किसी ने पूछा, है सोहरावर्दी नजर नहीं आ रहे? बोला वो अंदर है। तो भीड़ ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है, अब सोहरावर्दी पे हमला बोल देना चाहिए। तो सोहरावर्दी से तो भरे बैठे थे बंगाल के हिंदू। तो भीड़ जो थी वो प्रार्थना सभा से उठकर वो हैदरी मेंशन के घर के अंदर घुस गई, जहां सोहरावर्दी थे। सोहरावर्दी वहां मौजूद थे, और उनके साथ मौजूद थे हॉरेस अलेक्जेंडर। हॉरेस अलेक्जेंडर जो थे वो ब्रिटिश और अमेरिकन, उनका रहने वाले वो ब्रिटिश थे, लेकिन बाद में अमेरिका में उन्होंने जर्नलिज्म किया, और गांधी के बड़े क्लोज थे। तो उन्होंने इस पूरे किस्से को लिखा है कि जब भीड़ ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, अंदर घुस गई, हमला करना शुरू कर दिया, तो वो दोनों नीचे लेट गए, और हर तरफ उनके ऊपर कांच, जो शीशे जो थे, कांच के शीशे थे, वो उनके ऊपर गिरना शुरू हो गए। तो जैसे तैसे गांधी भीड़ को चीरते हुए अंदर पहुंचे, और भीड़ खड़ी हो गई, और भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो रात का समय आ गया, 8-9 बजे का समय। तो गांधी ने खिड़की खोली और भीड़ को समझाना शुरू किया उन्होंने कि आप इस तरह से मत कीजिए दंगे। तो भीड़ चिल्लाई कि सोहरावर्दी कहाँ है, उसको बुलाइए। तो गांधी सोहरावर्दी को लेकर आए, और एक कंधे पे, सोहरावर्दी के कंधे पे हाथ रख के खड़े हो गए। तो बोले ये सोहरावर्दी है, अब आप बात कर लीजिए इनसे। तो भीड़ में से एक युवक था, वो चिल्लाया, नौजवान था, वो चिल्लाया, बोला कि डायरेक्ट एक्शन डी के दिन पिछले साल जो आपने किया था, क्या आप उसके लिए क्या आप उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं? तो सोहरावर्दी ने पहले कहा, हम सब जिम्मेदार हैं। उसने पूछा कि क्या आप जिम्मेदार थे डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जो दंगा हुआ था? तो उसने कहा हम सब जिम्मेदार थे। तो उसने फिर से पूछा उस नौजवान ने,
कि आप जिम्मेदार थे या नहीं। तो सोहरावर्दी ने नजरें नीचे करके कहा कि हाँ, उस डायरेक्ट एक्शन डे के लिए मैं जिम्मेदार था और मैं माफी मांगता हूं। अब यहाँ देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि जब पाकिस्तान आजाद हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की फ्यूचर का एक प्राइम मिनिस्टर बंगाल में हिंदुओं की भीड़ के सामने अपनी गलती मान रहा था। तो इस तरह से गांधी ने कलकत्ता में रुके। फिर कलकत्ता में रुकते हुए जब उन्होंने दंगे रोकना शुरू किए, अब यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ये बहुत कम भारत के लोगों को भी मालूम है कि जिस तरह से आप लोग पाकिस्तान को गांधी के बारे में जो छवि बनाई जाती है पाकिस्तान के गांधी को लेकर हिंदू लीडर के तौर पर और एंटी पाकिस्तानी होने की जो ठप्पे लगाए जाते हैं गांधी पर, तो गांधी कितने प्रो पाकिस्तानी थे ये भी आपको मालूम पड़ना चाहिए। मतलब प्रो पाकिस्तानी से कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के लिए वो क्या सोचते थे, आपको ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि 21 अगस्त को जब गांधी कलकत्ता में थे और कलकत्ता में उनकी प्रार्थना सभा हो रही थी, तो वहां थोड़े से दंगे तब तक रुक गए थे। तो उन्होंने भारत का झंडा, तिरंगा के साथ साथ चांद सितारे वाले पाकिस्तान का झंडा भी फहराया अपनी प्रेयर मीटिंग में गांधी ने। मतलब गांधी की प्रेयर मीटिंग हो रही है कलकत्ता में, भारत के शहर कलकत्ता में, और वहां पाकिस्तान का भी झंडा लहरा रहा है, वो भारत का झंडा भी लहरा रहा है। और ये हो रहा है आजादी के 6 दिन बाद, और ये गांधी की इच्छा पे हुआ। और एक बार ऐसा झंडा नहीं फहराया, उसके बाद 30 अगस्त को एक 12/7 जगह है कलकत्ता में जहां से सोहरावर्दी चुनाव जीतते थे। सोहरावर्दी का वो एरिया था जहां से वो चुनाव लड़के जीते थे 45-46 का। तो 12/7 जब वो गए तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का एक भी झंडा नहीं लगा हुआ है, तो वो नाराज हुए गांधी। उन्होंने कहा कि अरे ये सोहरावर्दी साहब का इलाका है, भारत का भी झंडा फहराइए, पाकिस्तान का झंडा फहराइए। और मैं आपको बता दूं कि ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये संपूर्ण गांधी वांग्मय है जिसको अंग्रेजी में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके 100 से ज्यादा खंड छापे हैं, वॉल्यूम छापे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देख रेख में वो छपे हैं, नेहरू सरकार की देख रेख में। और उसकी सच्चाई पर दुनिया में कोई सवाल नहीं उठा सकता। उस कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी में, संपूर्ण गांधी वांग्मय में, जो गांधी ने बोला, जो गांधी ने लिखा, जो गांधी ने इंटरव्यू दिया, वो सब दर्ज है। और उसके अंदर 12/7 का ये गांधी का भाषण है वहां का कि इसमें मुझे पाकिस्तान का झंडा भी यहाँ फहराना चाहिए। तो आजाद भारत में पाकिस्तान बन जाने के बाद भी पाकिस्तान का झंडा फहराने में उनको आपत्ति नहीं होती थी। तो इस तरह तो थे गांधी, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर बताया नहीं जाता है। जी, आपकी ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो नहीं बताई जाती लोगों को। यहाँ आपने एक कलकत्ता का मैं थोड़ा सा जिक्र अधूरा रह गया, वो बताना बहुत जरूरी है कि जब ये सब हो रहा था, झंडे वगैरह की बात मैंने आपको बताई, उसके बाद 30 अगस्त के आसपास एक बार फिर दंगा भड़क गया कलकत्ता में। तो कुछ हिंदुओं पे हमला हो गया था। तो वो जो घायल हुए थे हिंदू लोग हमले में, उनको लेकर गांधी के पास लोग पहुंच गए हैदरी मेंशन में, गांधी जहाँ पे रुके हुए थे। और भीड़ इतनी उग्र हो गई कि उन्होंने हमला शुरू कर दिया वहां पे। एक लाठी गांधी की तरफ फेंकी गई जो गांधी के पास से होकर गुजरी। तो सोचिए कि गांधी की जीवित रहते रहते उनके ऊपर इस तरह के हमले शुरू हो चुके थे, और लोग सोहरावर्दी को भी उस घर में ढूंढ रहे थे। किस्मत की बात थी कि सोहरावर्दी उस दिन वहां पर नहीं थे, नहीं तो हो सकता है कि सोहरावर्दी के साथ कुछ हादसा हो जाता। और इससे गांधी इतने नाराज हुए, इतने दुखी हुए कि अगले 1 तारीख को, 1 सितंबर को, वो वापस से, मतलब उनका जो आजादी का पहला जो फास्ट था वो उन्होंने कलकत्ता में किया। मतलब दिल्ली का जो लास्ट फास्ट था उसके पहले वो कलकत्ता में फास्ट कर चुके थे। 1 तारीख को वो फास्ट पे चले गए और उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अन्न का एक दाना भी नहीं दूंगा, ये हिंदू मुस्लिम दंगा रोको। तो इसके बाद फिर कलकत्ता में वो दंगा रुक गया और उसके बाद गांधी कलकत्ता से दिल्ली आते। आपने प्रखर जी बात की हॉरेस अलेक्जेंडर की, जी तो ये व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग होगा जानना कि वो 1889 में इंग्लैंड में पैदा हुए जी और 1989 में यानी 100 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका वाह, में इंतकाल किया। ही जी डाइड इन द यूएस। 100 और साल जीवन थे। उन्होंने कोट किया है, और उनका ये आर्टिकल जो है अ मिरेकल इन कैलकाटा वो इंटरनेट पे मौजूद है और जी सब व्यूअर्स उसको देख सकते हैं। तो उसमें अंग्रेजी में जो कोट किया गया है, तो उसमें सोहरावर्दी ने कहा, यस आई डू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम अशेम्ड ऑफ इट। जी तो ये बड़ी रिवीलिंग बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जी कलकत्ता में तो उस वक्त फिर फसाद रुक गया, हम्म उसके बाद गांधी जी जो थे मुख्तलिफ और इलाकों में भी गए, बिहार में गए थे, पहले गए हाँ, थे नहीं बिहार पहले गए थे वो। जी, उसके बाद वो दिल्ली आ गए। तो जी नथुराम गॉडसे ने जो उनको मर्डर किया, उसकी रीजंस क्या थी?
उनको किस देखिए चीज ने मोटिवेट किया? देखिए, गोडसे ने जो गांधी को मारा, जो हत्या की, उसकी जो दो वजह, उसकी तीन वजह आप उसकी मोटा मोटी मान सकते हैं। और वैसे तो बहुत एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि क्यों हत्या करी, इस पर तो 1000 पन्ने की किताब भी लिख दी जाए तो कम है। तो लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो तीन वजह उसकी है। एक तो उसका ये मानना था कि बंटवारा रोकने में गांधी कामयाब नहीं रहे। दूसरा, गोडसे का यह मानना था कि पाकिस्तान को उन्होंने 55 करोड़ रुपए दिए। और तीसरा, जो पाकिस्तान मुस्लिम परस्त नीतियां थी, जो मुस्लिम परस्त पॉलिसी थी गांधी की, जिसको हम मुस्लिम अपीसमेंट कह सकते हैं, उससे वो बहुत नाराज था। अब लेकिन गांधी को लेकर उसके मन में बहुत दिनों से नफरत पल रही थी। लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट था गांधी को मारने का, जो उसने फैसला लिया कि हाँ अब मुझे गांधी को मारना है, ये जो फैसला उसने लिया, ये उसने लिया 13 जनवरी 1948 को। अब ये 13 जनवरी कौन सी तारीख है? 13 जनवरी तारीख है जिस दिन गांधी अपना आखिरी अनशन शुरू करते हैं। तो उसका ये मानना था कि 55 करोड़ रुपए देने के लिए, गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन शुरू किया है। तो उसी दिन 13 तारीख को, उसी के आसपास, वो अपनी जो उसकी बीमा पॉलिसी थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसकी, उसमें वो नॉमिनेशन चेंज करवाता है। एक तो अपनी नॉमिनी बनाता है एक पॉलिसी में अपनी छोटे भाई की गोपाल गोडसे नाम था उनका, गोपाल गोडसे की वाइफ को एक नॉमिनी बनाता है। और एक पॉलिसी के अंदर नॉमिनी बनाता है उसका जो दोस्त था नारायण आप्टे, उसकी वाइफ को। तो मतलब कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है, नॉमिनी नॉमिनी चेंज कर रहा है पॉलिसी में, तो जाहिर है उसका माइंड मेकअप हो चुका है। और वो उसी दिन से वो प्लान रचना शुरू करता है गांधी को मारने का। तो पहला वो हमला 20 जनवरी को करता है, जिसमें वो कामयाब नहीं होता। और फिर वो 30 जनवरी को गांधी को मारने में कामयाब हो जाता है। तो गोडसे ने जो अपना बयान दिया अदालत में, जो अदालत में उस कोर्ट के अंदर जो उसका बहुत फेमस उसकी जो बयान है, जो आज भी पहले तो सरकार उसको छुपाती थी, अब वो सामने आ गया है। उसमें बार बार 55 करोड़ रुपए का जिक्र आता है। उसमें बार बार जो मुस्लिम प्रो मुस्लिम पॉलिसीज थी गांधी का, उसका जिक्र आता है। और खासकर उस घटना का जिक्र वो आता है, बार बार वो करता है। तो बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से वो जिक्र करता है, जो मस्जिद से लोगों को ठंड में बाहर निकाला गया था खींच कर, हिंदुओं को, उससे बड़ा वो आहत हुआ था गोडसे। तो उसने उसको उस पूरे किस्से को बताया, कैसे सर्दी हो रही थी, पानी पड़ रहा था, और किस तरह से हिंदुओं की भीड़ को घरों से निकाल निकाल के खुले ठंड में छोड़ दिया गया। तो उस सबसे वो विचलित था, और उसने वही उसी तरह से गांधी को मारने का फैसला लिया। मतलब आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लोगों को मालूम होना चाहिए कि नाथुराम गोडसे ने अगर गांधी की हत्या करी है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना भी है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि गांधी की जान जो गई, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान एंगल भी था। ये शायद मेरे को लगता है पाकिस्तान के लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। जी, हमारे यहाँ एक लाहौर में एक जर्नलिस्ट थे, शोरश काश्मीरी। जी। तो शोरश काश्मीरी साहब की बड़ी दोस्ती थी हुसैन शहीद सोहरवर्दी से। तो उन्होंने हम्म। किताब लिखी है सोहरवर्दी साहब पे, छोटी सी किताब है, हम्म। जिसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है कि एक दफा सोहरवर्दी जी कहने लगे कि मेरी दो ख्वाहिशात हैं, दो विशेज हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या विशेज हैं, तो उन्होंने कहता जी टाल मटोल शुरू कर दी। मैंने फिर इंसिस्ट किया, तो कहने हम्म। लगे कि मेरी एक तो विश ये है कि मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बनूं। उन्होंने हम्म। कहा जी दूसरी विश क्या है आपकी? तो उसने फिर वही टाल मटोल, मैंने इसरार किया, इंसिस्ट किया। तो उन्होंने हम्म। कहा दूसरी मेरी विश ये है कि मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर एक पब्लिक रैली में, एक जलसा आम में लोगों को गांधी की वो तस्वीर दिखा सकूं जो हम अपनी पॉलिटिकल मसलहतों यानी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज की वजह से अवाम से छुपाते रहे हैं, और हमारे लोग इतने टॉलरेंट हो जाएं कि वो मेरी हम्म। बात को बर्दाश्त कर लें, सुन लें। तो उस पे जो है शोरश काश्मीरी ने कहा कि क्या हम्म। आप गांधी जी की ग्रेटनेस के कायल हो गए थे? वर यू हम्म। कन्विंस्ड ऑफ हिज ग्रेटनेस? तो उन्होंने कहा हाँ, उस शख्स के सीने में एक ऋषि का दिल था, ही हैड अ हार्ट ऑफ अ सेंट। तो हम्म। ये चीज जो है उन्होंने अपनी किताब में लिखी है शोरश काश्मीरी ने। लेकिन ये वो बातें हैं जो हमारा कोई कालम नवीस या हमारा कोई टीवी एंकर नहीं करता, और ये बहुत ही कम लोगों तक ये बातें महदूद रहती हैं। इसलिए कि एक किताब अगर छपी है तो उसका प्रिंट रन कितना होता है? 500,000 मैक्सिमम। तो जब तक के टीवी एंकर्स उसका जिक्र ना करें, कोई कालम नवीस जिक्र ना करें, तो बिल्कुल। इट रिमेन्स वर्चुअली अननोन।
तो ये तो एक हकीकत है कि इस तरह से गांधी की तारीफ और भी बहुत से लोगों ने की, लेकिन वो रहती है, इट इज नॉट नोन टू द पब्लिक। तो अच्छा सर, अब जो है, अब क्या सूरत हाल है कि यहाँ नथुराम। मैं आपको एक और बताता हूँ, जी जी। सूरावर्दी तो कलकत्ता में तो साथ रहे ही, सूरावर्दी और गांधी साथ में रहे। दिल्ली में जब गांधी आ गए थे तो सूरावर्दी दिल्ली में भी साथ ही रहता था उनके, मतलब उस घर में नहीं रहता था बिरलावन में, लेकिन उनसे रेगुलर मिलता था। और गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में एक दिन कहा, जब लोगों ने उनसे कहा, एक पत्रकार ने पूछा, और उनने बाद में उसको प्रार्थना सभा में भी वो बात कही, उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो दंगा नहीं हो रहा है, दिल्ली में तो शांति करीब करीब पीस हो चुका है, तो आप क्यों अनशन कर रहे हैं? तो गांधी ने कहा कि क्या सोहरावर्दी मेरी प्रेयर मीटिंग में मेरे साथ बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। क्या सोहरावर्दी दिल्ली की सड़कों पे आराम से घूम सकते हैं? बोले नहीं घूम सकते। बोला जब सोहरावर्दी इस दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि मुसलमान सुरक्षित है? तो मेरा ये कहना था कि भारत के जो बाकी मुसलमानों की सिक्योरिटी की कंपैरिजन आप सूरावर्दी की सिक्योरिटी से नहीं करना चाहिए था। सूरावर्दी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी चीजें थी कि डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से, लेकिन सूरावर्दी अगर भारत में सुरक्षित नहीं है, तो ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता कि भारत के बाकी मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है। तो ये गांधी ने कई बार सूरावर्दी का जिक्र किया अपने आखिरी दौर में भी। तो गांधी जी की जब उनका मर्डर हुआ, उसके बाद ये कहा जाता है कि कोई बड़ा जो है दंगा या बड़ा फसाद नहीं हुआ अंटिल 1961, जबलपुर में जब एक बड़ा फसाद हुआ। तो ये बात दुरुस्त है क्या? देखिए इसमें हमको एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट की एक साइकी होती है कि जब कोई आदमी नहीं रहता है तो हमारी सोच बदल जाती है, हम लोग बहुत सारी चीजें, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि गांधी के जो आखिरी दिन थे, उनको लेकर एक बड़े तबके में नाराजगी थी। मैं ये नहीं कह रहा सारा हिंदुस्तान में उनको लेकर नाराजगी थी, लेकिन एक बड़े तबके में नाराजगी थी गांधी को लेकर। और खासकर जो रिफ्यूजी आ रहे थे वो गांधी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तो गांधी अपने आखिरी दौर के अंदर अपनी बहुत ज्यादा जो है लोकप्रियता उनकी कम होती जा रही थी, और देश में अलग अलग जगहों पे दंगे भी हो रहे थे। तो मतलब मैं उनकी लोकप्रियता का यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं कि जब आप आखिरी अनशन कर रहे थे, तो बिरला भवन के बाहर प्रदर्शन भी होते थे गांधी के खिलाफ, कि गांधी को मरने दो। लोग इस तरह की बातें करते थे, और ये दर्ज भी है। और मैं आपके पाकिस्तान के खलीकुज्जमा की एक किताब पाथवे टू पाकिस्तान का यहाँ पे मिसाल देना चाहूंगा। पेज नंबर 404 पे उन्होंने पाथवे टू पाकिस्तान में लिखा है कि जब गांधी से वो मिलने गए आखिरी दौर में, तो गांधी ने अपने बेटे की चिट्ठी उनके सामने रख दी, खलीकुज्जमा साहब के सामने। मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, खलीकुज्जमा साहब के बारे में भारत के लोग नहीं जानते होंगे बहुत ज्यादा। ये मुस्लिम लीग के लीडर थे, जो पहली मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने जिन्ना के बाद, और यूपी से ताल्लुक रखते थे, वो लखनऊ से ताल्लुक रखते थे, तो बहुत बाद में साल भर बाद पाकिस्तान पहुंचे। तो जब वो भारत में थे तो गांधी से मिलने गए, तो गांधी ने अपने बेटे रामदास गांधी की चिट्ठी रख दी खलीकुज्जमा के सामने, बोले पढ़िए उसको। तो वो जब चिट्ठी पढ़ी तो उसमें बकौल खलीकुज्जमा, ये मैं नहीं कह रहा, वो पाथवे टू पाकिस्तान के पेज नंबर 404 पे लिखते हैं कि चिट्ठी के अंदर रामदास गांधी ने बड़ा कोसा था महात्मा गांधी को, कि आप ये हिंदुओं के खिलाफ ये करते हैं, आप कलकत्ता दंगे रोकने के लिए चले गए, लेकिन बाकी जगह पे जहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ दंगे हुए वहां पे आप नहीं गए। और बकौल, मतलब यहाँ मैं कोट करना चाहूंगा खलीकुज्जमा साहब को, कि उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि रामदास गांधी के पत्र लेटर को पढ़ के ऐसा लग रहा था कि वो अपने पिता को कह रहे हों कि आप हिंदू धर्म के लिए अभिशाप हैं, यानी कर्स हैं आप हिंदू धर्म के लिए। तो रामदास गांधी जो गांधी के बेटे थे, अगर हम खलीकुज्जमा साहब की बात को सही माने, तो वो अपने पिता से वो तक नाराज थे। सरदार पटेल ने आखिरी समय में तुम्हें कह दिया था, जो इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आजाद ने लिखा है, कि सरदार पटेल उठ के चले गए थे, 55 करोड़ रुपए को लेकर बहस हो गई गांधी से, और अनशन पे चले गए, तो बोले कि आप ये अनशन करके हिंदुओं के चेहरे पर कालिख बनना चाहते हैं। ये गांधी के मुंह पर बोल दिया सरदार पटेल ने, और वो गुस्से में बैठक छोड़ के चले गए। नेहरू और मौलाना आजाद और गांधी वहां पे बैठे रह गए। ये मौलाना आजाद ने लिखा अपनी किताब में, तो मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ ये बात। तो गांधी का एक इस तरह की छवि आखिरी दौर में बन गई थी। लेकिन जब गांधी की हत्या हो गई, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी का हत्या कर दी, तो उसके बाद से एक अलग तरह का माहौल देश में हो गया। मतलब कहीं ना कहीं कुछ जो लोग गांधी के एंटी थे, उनके मन में गिल्ट आई कि यार इस आदमी की हत्या नहीं होना चाहिए थी, ये बहुत गलत हो गया। ये हम एक एक हिंदुओं का एक वो भी होता है थोड़ा सा, उतने उग्र या उतने उस तरह के नहीं होते हैं। तो उसके बाद से एक गिल्ट आ गई, और फिर क्या हुआ कि उन लोगों पे प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ गया गांधी की हत्या के बाद,
जो लोग एंटी मुस्लिम जो कहे जाते थे, जो एंटी मुस्लिम उस समय की विचारधारा थी, उसको जो सामने रखने वाले जो संगठन थे, उस समय के जो लोग नेता थे, जो एंटी गांधी माने जाते थे, उन सब पे एकदम शिकंजा कस दिया गवर्नमेंट ने। उनके संगठनों में प्रतिबंध लगा दिए, गिरफ्तारियां हो गई। बहुत सारा इस तरह का एक देश में जो एक माहौल बन गया कि थोड़ा सा कंट्रोल शुरू कर दिया। सरदार पटेल हमेशा मुस्लिम अपीसमेंट के खिलाफ रहते थे। सरदार पटेल को बिल्कुल पसंद नहीं थी गांधी की मुस्लिम अपीसमेंट की नीतियां। नेहरू उनके साथ रहते थे, सरदार पटेल हमेशा विरोध करते थे। उनका कहना था कि जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, जो मुस्लिम लीग के साथ थे, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वो तो खुलेआम कहते थे, और एक नहीं और 50 बार उन्होंने भाषणों के अंदर ये बात कही कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है वो एक रात में कैसे बदल गए। उन्होंने कलकत्ता में एक स्पीच में कहा था 3 जनवरी को कि ये जो भारत में 4-4.5 करोड़ मुसलमान रह गए हैं, ये एक रात में कैसे इनका मन बदल गया, ये तो कल तक पाकिस्तान के साथ थे। तो वो उनका अलग था। लेकिन जब गांधी की हत्या हो गई, तो चूंकि सरदार पटेल होम मिनिस्टर भी थे, गांधी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी भी थी, तो उन पर भी एक दबाव आ गया, क्योंकि लोग उन पे भी सवाल उठाने लगे थे। उनके बाद एक महीने भर बाद उनको हार्ट अटैक आया था, मैसिव हार्ट अटैक आया था सरदार पटेल को। सदमा लगा था गांधी की हत्या का उनको। तो और जब वो हार्ट अटैक आया तो उन्होंने बोला, मतलब जब वो होश आया तो उन्होंने बोला कि बापू मेरे को अपने साथ क्यों नहीं ले गए। मतलब वो बहुत टूट गए थे अंदर से। तो ऐसी स्थितियों में पूरे देश का माहौल जो था वो एकदम पूरी तरह से बदल गया। फिर धीरे धीरे नेहरू ने एक सेकुलर भारत की नींव रखना शुरू करी। तो 48 से लेके 61 तक किसी बहुत बड़े दंगे का जिक्र नहीं मिलता। दंगे हुए होंगे, छुटपुट दंगे हुए होंगे, वो होते रहे, लेकिन कोई मैसिव दंगा, कोई बड़ा दंगा नहीं होता। वो जबलपुर में जाके एक दंगा होता है, 61-62 का दंगा था, 60 की शुरुआत में हुआ था, वो एक मैसिव दंगा होता है। तो गांधी का जो पाकिस्तान के लोग ये बात नहीं जानते हैं, और दुर्भाग्य से भारत के मुसलमान भी इस बात को खुले मन से स्वीकार नहीं करते हैं कि अगर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भारत में रुक गई और रुकी है, और वो पाकिस्तान उसको नहीं भेजा गया, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह महात्मा गांधी है। और गांधी की हत्या के बाद बदला हुआ इस मुल्क का माहौल था, जिसकी वजह से मुस्लिम यहाँ पर अपने आप को महफूज महसूस करने लगे, और वो दंगों का जो माहौल था वो खत्म हो गया जो पार्टीशन के समय बना था। तो ये आप इस पर बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। आपने खलीको जमान की बात की, जी। तो खलीको जमान की जो ये किताब है उर्दू में भी अवेलेबल है, बल्कि उर्दू में जो है वो ज्यादा डिटेल्ड है। अच्छा। और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट भी बने, ये भी जी। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को मालूम है। फिर उसके बाद वो अच्छे ओहदों पे रहे, एम्बेसडर भी रहे हाँ। और ईस्ट पाकिस्तान गवर्नर के जनरल, गवर्नर हाँ भी रहे। गवर्नर, हाँ बिल्कुल। अच्छा, गांधी जी का जब मर्डर हुआ हम्म। तो उस पे जो है जो केस चला, उस पे एक हम्म। तो ये भी बताइएगा कि जस्टिस खोसला ने भी कुछ कहा है, जो मेरा ख्याल है उस बेंच में थे जिसने अपील सुनी उनकी। हम्म। और आरएसएस पे फिर सरदार पटेल ने बैन लगाया। तो किस हद तक आरएसएस जिम्मेदार थी इस मर्डर की? कुछ लोग ये कहते हैं जी कि नथुराम गॉडसे एक वक्त में आरएसएस के साथ थे, फिर उनके डिफरेंसेस हुए, वो अलग हो गए। हम्म। कुछ लोग कहते हैं कि वो अलग नहीं हुए थे। तो क्या हम्म। आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है? देखिए, मैं ये बहुत बड़ा इसका जवाब बन जाएगा, और हम इस पे हम आगे कभी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है, तो मैं इसका थोड़ा तफसील में ना जाकर थोड़ा कम में जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो, गोडसे आरएसएस का मेंबर था, तो ये बात तो गोडसे ने भी मानी। लेकिन उसने अदालत में ये भी कहा साथ में कि वो आरएसएस की नीतियों से सहमत नहीं था। उसको लगता था, वो उग्र हिंदुत्व था उसके अंदर, उसको लगता था कि आरएसएस सॉफ्ट है। तो वो जो जिस तरह से गोडसे सोचता था उस तरह से आरएसएस नहीं सोचती है, इसलिए उसका आरएसएस से मोह भंग हो गया था। मतलब आरएसएस में उसका विश्वास खत्म हो गया था, इसलिए उसने आरएसएस को छोड़ दिया था। ये गोडसे ने अदालत में बयान दिया। पहली बात तो यहाँ हो जाती है। दूसरी बात, आरएसएस के साथ तो आज भी 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो हर किसी के अपराध की जिम्मेदारी आरएसएस की नहीं हो जाती। ठीक है। इसके अलावा आरएसएस पर बैन लगाया सरदार पटेल ने, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर आरएसएस के खिलाफ किसी ने शिकायत करी और सरदार पटेल ने बैन लगा लिया, तो वो साल भर बाद वो बैन हटा भी लिया ना। उस साल भर के अंदर इंक्वायरी हुई ना आरएसएस की, कहीं नाम नहीं आ पाया ना। आरएसएस के जो समय के हेड थे गुरु गोलवलकर, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। पहले उन पे 302 मतलब मर्डर का चार्ज लगाया गया, 3 दिन बाद ही वो चार्ज हटा लिया गया। तो आप साबित नहीं कर पाए ना, सरकार आपकी। जवाहरलाल नेहरू के आप बयान सुन लीजिए 47 के बाद, ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन उन्होंने आरएसएस को पानी पी पी के नहीं कोसा होगा। हर भाषण में आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते थे देश के में दंगे फसाद जो हो रहे थे उसके लिए। तो भैया वो तो प्रधानमंत्री थे ना, वो करवाते इंक्वायरी, आरएसएस को के खिलाफ सबूत ढूंढवाते। कोई सबूत ही नहीं मिला गांधी हत्याकांड में आरएसएस के शामिल होने का।
तो और मैं कहता हूँ कि चलिए ठीक है, आपका आरएसएस को आप नहीं कर पाए, आपने बैन लगाया, साल भर बाद बैन हटाना पड़ा। चलिए आप सरदार पटेल आरएसएस को बहुत पसंद भी करते थे, आरएसएस की 50 दफा उन्होंने तारीफ करी है सरदार पटेल ने, उन्होंने कहा देशभक्तों का संगठन है। तो सरदार पटेल की डेथ हो जाती है कुछ समय बाद। तो नेहरू तो 1950 से सरदार पटेल की मृत्यु के बाद, की मौत के बाद 14 साल तक और प्राइम मिनिस्टर रहे। वो एक कमीशन बनाते ना कि संघ का आरएसएस का गांधी मर्डर केस में हाथ है, ये कमीशन बनाते, जांच करवाते। वो तो सर्वे सर्वा थे। 14 साल तक सरदार पटेल की डेथ के बाद तो नेहरू को रोकने वाला ही कोई नहीं था इस देश में। वो तो एक तरह से डिक्टेटर की तरह काम कर सकते थे। तो बनाते ना कमीशन। अपने महात्मा गांधी से अगर वो इतना प्यार करते थे और महात्मा गांधी के षड्यंत्र के तह तक जाना चाहते थे, तो क्यों कमीशन नहीं बनाया? आप ये 4 लोग आज कह देते हैं, आप बताइए ना सबूत। सरकार थी 14 साल, उसके बाद उनकी बेटी 17 साल तक इस देश की प्रधानमंत्री रही। तो क्यों आपने कमीशन, कपूर कमीशन बनाया गांधी की डेथ के बाद, शास्त्री जी के समय बना था और बाद में इंदिरा गांधी के समय कंटिन्यू हुआ। तो उसकी जांच का विषय भी अलग था। उसकी जांच का विषय था कि क्या गांधी की हत्या के बारे में लोगों को पहले से जानकारी थी। इस विषय को लेकर उसने, इस सवाल को लेकर अपनी जांच करी। तो आप जांच करते ना, क्यों नहीं करी नेहरू ने जांच? सही। अच्छा सर, जस्टिस खोसला का ब्रीफली बताइएगा। उनके, वो उस बेंच में थे जो हाई कोर्ट का था, हाँ, हाँ। उनके क्या देखिए, इंप्रेशंस थे? जस्टिस खोसला का थोड़ा सा आपको, जस्टिस खोसला पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और हम्म, पार्टीशन के बाद वो यहाँ पंजाब हाई कोर्ट के जज बने। उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी है पार्टीशन पे, जबरदस्त बुक है वो। और दिल्ली दंगों का उन्होंने बड़ा खतरनाक वर्णन किया, उसमें बताया किस तरह से दिल्ली दंगों के दौरान मुस्लिम इलाकों में क्या क्या तैयारी हो रही थी और किस तरह से कहाँ कहाँ दंगे हुए, वो सब उन्होंने राज खोले उस वक्त। तो वो जो बेंच पे थे यहाँ पे इंडिया में, खैर वेल नोन फैक्ट है, उन्होंने अपनी किताब जजेस डायरी के अंदर लिखा है कि जब मैं, उन्होंने लिखा है कि जब मैं कोर्ट के अंदर गोडसे अपना बयान दे रहा था, ये शिमला हाई कोर्ट था, मतलब पंजाब हाई कोर्ट की बेंच थी शिमला, उस समय शिमला पंजाब का हिस्सा होता था। तो वहां पे ये सुनवाई चल रही थी हाई कोर्ट की, लोअर कोर्ट के बाद गोडसे के खिलाफ। तो जब गोडसे, वो लिखते हैं कि जब गोडसे अपना बयान दे रहा था, तो जो कोर्ट रूम में बैठे हुए जो पुरुष थे, जो आदमी थे, उन, वो अपनी जेबों से रुमाल ढूंढने लगते थे और औरतों के सुबकने की आवाज आती थी। तो मतलब वो, उसकी बातें सुन के, गोडसे की बातें सुन के लोगों को आंसू आ जाते थे। खुद मौलाना आजाद ने लिखा है कि अपनी किताब में इंडिया में फ्रीडम में कि बड़े घरों की जो महिलाएं थी शिमला की, वो गोडसे के लिए स्वेटर बुन के भेजती थी जेल में। तो ये मिथ तैयार किया गया कि 2014 के बाद इस देश में गोडसे को कल्ट साबित कर दिया गया, या गोडसे को यहाँ पे पूजा जाने लगा। गोडसे अपनी जीते जी कल्ट बन चुका था। गांधी को मारने के बाद भी एक तबका ऐसा था जो गोडसे का सपोर्ट करता था, गोडसे की पॉलिसीज का सपोर्ट करता था। और शिमला में दिल्ली या और शहरों की तरह क्राउड नहीं था। शिमला में एलिट क्लास, इंडिया का एलिट क्लास रहता था उस वक्त। तो उस एलिट क्लास की जो फीमेल्स थी, वो गोडसे के लिए स्वेटर बन के भेज रही थी। वो कोर्ट में होता था तो लोग सुबकने लगते थे उसकी बातें सुन के। और जस्टिस खोसला ने लिखा, ये मैं और आप तो कह नहीं रहे भाई, वो जज थे, वो बेंच में बैठे हुए थे, उन्होंने लिखा कि अगर ये जूरी का फैसला, अगर जूरी में बना देता, यहाँ पे जो नीचे लोग बैठे हुए थे कोर्ट रूम में, अगर मैं उनको जूरी बना देता और फैसला उनके हाथ में छोड़ देता, तो नाथुराम गोडसे बाइज्जत बरी हो जाता। ये जस्टिस खोसला ने कहा। तो ये बात ये है कि एक तबका था जो ये मानता था कि गोडसे ने जो किया है वो उसकी वजह क्या है, उस वजह को लेकर वो गांधी से नाराज था एक तबका। जी प्रखर जी, आपने बहुत वक्त दिया और बड़ी तफसील से इस हिस्ट्री का जो एक ये चैप्टर है उस पर बड़ी डिटेल से रोशनी डाली। तो आपसे आइंदा भी बात होती रहेगी। इसी के साथ मैं आपसे और अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहता हूं और मुझे उम्मीद बहुत है बहुत कि मेरे धन्यवाद। व्यूअर्स जो हैं आपकी बातों पे जरूर गौर करेंगे। खुदा बहुत बहुत हाफिज। धन्यवाद। खुदा।